नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट जो हमारे पास में स्टार्ट हुआ है, डिटर्मिनेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ है? सबसे पहला चैप्टर हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था मैट्रिक्स। मैट्रिक्स चैप्टर जो पढ़ा था उसी से ही हमारे पास में हमने एक पॉइंट बताया था कि मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट में कैसे चेंज करते हैं। तो मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट बनता है, मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट बनता है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ आता है कि जो हमारे पास में जब मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट बनता है तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मतलब कि हम जो हमारे पास में मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स होता है एक अरेंजमेंट। मैट्रिक्स क्या होता है? एक अरेंजमेंट। हम इसमें सिर्फ क्या कर सकते हैं? अरेंजमेंट कर सकते हैं, बाकी इसकी कोई वैल्यू नहीं निकलती। जबकि जो हमारे पास में डिटर्मिनेंट होता है इसकी हमारे पास में क्या होती है? एक वैल्यू फाइंड होती है, वैल्यू, एक वैल्यू फाइंड होती है। अब दूसरी बात हमारे पास में क्या होता है? जो मैट्रिक्स होती है, सेकंड पॉइंट इसमें क्या होएगा कि ये हमारे पास में स्क्वायर एंड नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स होएगी, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स होएगी। लेकिन जो डिटर्मिनेंट होता है ये ओनली क्या होती है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ये क्या होती है? एक हमारे पास में स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ये तो इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस है। ये क्या है? इसमें डिफरेंस होता है, इनमें ये क्या हो गया? हमारा डिफरेंस होता है। अब जो हमारे पास में जब हमने ये बात करी है कि जो हमारी डिटर्मिनेंट होता है वो केवल और केवल क्या होती है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। जब स्क्वायर मैट्रिक्स होती है इसमें सबसे पहला फर्स्ट ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। सबसे पहले किसकी आएगी? फर्स्ट ऑर्डर की मैट्रिक डिटर्मिनेंट की बात करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट। फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट मतलब कि जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, रो और कॉलम दोनों में क्या हो? ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो इसा ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? ए ही आएगी। सपोज करते हैं, एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि यदि हमारे पास में एक डिटर्मिनेंट है जो हमारे कितनी है? 3 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। यदि हमारे पास में डिटर्मिनेंट के अंदर -3 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3 हो जाएगी। ये जो हमारे पास में ऑर्डर है ये कौन सा है? फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। अब बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर की। तो सेकेंड ऑर्डर में हमारे पास में कैसा होता है? सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में क्या लेकर चलते हैं? हम दो ऐसी इक्वेशन लेकर चलते हैं x और y में, जो x और y के लिए उन मानों को जो हमारे पास में वैल्यूज़ फाइंड होंगी उन्हें क्या करती हो? वो सेटिस्फाई करती हो। अब जैसा हम दो लेकर चलते हैं कि a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन ये होगी, एंड सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y। अब सेकंड बात क्या होती है कि जो हमारे पास में डिटर्मिनेंट बनाते हैं, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में चेंज करते हैं, तो उसे हम या तो डी से या डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास में कितनी आ जाएगी? जो हमारे फर्स्ट जो कोफिशिएंट जो हमारे पास में कोफिशिएंट है, वेरिएबल के कोफिशिएंट है, उन्हें इस डिटर्मिनेंट में लिखिए a1 a2 b1 b2। इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। इनकी क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा? a1 b2 माइनस b1 a2। अब दूसरी बात, अगर इसे सेटिस्फाई करना हो तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? सेटिस्फाई करने के लिए a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0 है हमारे पास में। तो सबसे पहले क्या करते हैं? a1x इज इक्वल टू माइनस b1y। तो इस y को इसके डिवाइड में ले आइए और a1 को इसके डिवाइड में ले जाइए। तो x अपॉन वाई जो आएगा हमारे पास में कितना आ जाएगा? माइनस के b1 अपॉन a1। अगेन हमारे पास में हम क्या करते हैं? a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3 मान सकते हो आप, इज इक्वल टू 0। तो a2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस के b2y। सेम प्रोसेस जो ऊपर करा था हमने, यह हमारे पास में कितना आ जाएगा? x अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस के b2 अपॉन a2। ये फोर्थ इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास में कितना आ जाएगा? x अपॉन वाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो दोनों में देखो x और y की क्या है? सेम वैल्यू है, तो x और y
की वैल्यू क्या पुट कर दो, ये पुट कर दो, तो माइनस के b1 अपॉन a1, माइनस के b1 अपॉन a1 इज इक्वल टू माइनस के b2 अपॉन a2, माइनस के b2 अपॉन a2। अब ये हमारे पास में कितना आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा, a1 b2 माइनस इज इक्वल टू b1 a2। इसे इधर ले आते हैं तो a1 b2 माइनस के a2 b1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो मतलब कि जो हमारे x अपॉन वाई के मान है वे क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, एक सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आया है, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डिटर्मिनेंट लेते हैं 3/3 की, क्योंकि मैंने पहले भी बता के चला हूँ कि जो हमारे पास में डिटर्मिनेंट होएगी वो सिर्फ क्या होएगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होएगी। तो मतलब कि इसमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे 3/3 की, तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3। अब ये हमारे पास में 3/3 की एक थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट होता है। इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास में किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, एक साइन की जरूरत पड़ती है। उनमें साइन हमारे पास में कैसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये हमारे पास में साइन होते हैं जिनकी हेल्प से हमें क्या करते हैं, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को सोल्व करके चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास में कौन सा टॉपिक आता है, सेरस रूल आता है। कोई सेरस हमारे पास में साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने डिटर्मिनेंट में एक सेरस रूल दिया था। सेरस रूल क्या होता है, सेरस रूल थर्ड ऑर्डर के जो हमारे पास में डिटर्मिनेंट है उसमें शुरू के फर्स्ट 2 एलिमेंट 2 कॉलम्स को इस प्रकार लिखते हैं कि जो हमारे पास में शुरू की जो 2 कॉलम है ये और ये C1 एंड C2 को सेरस रूल में लिखना है हमें। सेरस रूल, सेरस रूल, सेरस रूल क्या कहता है, सेरस रूल में हमारे पास में क्या होता है कि एक डिटर्मिनेंट लेंगे 5 की कि a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब ये जो हमारे पास में c1 एंड c2 हैं, इन दोनों को हमें इस डिटर्मिनेंट से बाहर को लिख लो सबसे पहले कि a1 a2 a3 b1 b2 b3। अब इसे सोल्व करने का हमारे पास में तरीका क्या है कि सबसे पहले जो हमारे पास में डायगोनल है इनकी आपस की मल्टीप्लाई करते हैं, ये और ये। सिमिलरली ये हमारे पास में आ जाएगा, ये हमारे पास में रूल होता है सोल्व करने का। तो इसे सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, a1 b2 c3 प्लस b1 c2 a3 प्लस c1 a2 b3। ये हमारे पास में क्या आ गया, फर्स्ट रो का हो गया। नेगेटिव माइनस का साइन लगाएंगे, ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, a3 b2 c1 प्लस b3 c2 a1 एंड प्लस c3 a2 b1। ये इस प्रकार हम इसे क्या कर सकते हैं, सेरस रूल को सोल्व कर सकते हैं। ये जो हमारे पास में आया है सोल्विंग करने का एक सेरस रूल को आसान तरीका है। अब इस पर हम कोई भी एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। सेरस रूल से हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। कोई भी हमारे पास में एक सेरस रूल पर हम क्वेश्चन लेते हैं। सेरस रूल पर क्वेश्चन क्या है कि यूज्ड बाय सेरस रूल, यूज्ड बाय सेरस रूल solve डिटर्मिनेंट। जो हमारे पास में डिटर्मिनेंट दे रखी है वो क्या दे रखा है, d इज इक्वल टू 392 2 minus 1 3 2 minus 1 3 and 5 4 minus 5 5 4 minus 5 5 4 minus 5। ये हमारे पास में आया है। अब सबसे पहले हमें क्या करना था, सेरस रूल में हमने क्या कहा था कि जो C1 और C2 है इन दोनों कॉलम को इधर लिख लियो।
तो 3, 9, 2, 2 - 1 और 3 मल्टीप्लाई कैसा करते हैं? सिंपल तरीका है, ये हमारे पास में मल्टीप्लाई रूल है, ये हमारे पास में मल्टीप्लाई रूल है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई रूल से इसे लिख लेते हैं, 5 × 1 = 5 और 5 × 3 = 15 15। फिर हमारे पास में प्लस 16 और यह आ जाएगा हमारे पास में 135, ये हमारे पास में आ गया 135। नेक्स्ट हमारे पास में माइनस। अब माइनस क्या करना है? इनकी मल्टीप्लाई जो हमारे पास में है, तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10 माइनस के 10, 3 × 3 = 9 और इंटू 14 36। ये हमारे पास में कितना आ जाएगा? 5 × 2 = 10 माइनस के 90। तो इसे सोल्व करोगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? 230। कितना आ जाएगा? 230 हमारे पास में। ये सेरस रूल से इसका क्या हो गया? डिटर्मिनेट वैल्यू फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर एंड कोफैक्टर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास में? माइनर एंड कोफैक्टर। ये था हमारे पास में। सबसे पहले हमने सोल्व करा है, एक क्वेश्चन लिया है सेरस रूल पे। सेरस रूल पे सोल्व कैसे करते हैं क्वेश्चन को, इस टाइप से सोल्व करेंगे। दूसरा हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में क्या आया है? नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में क्या था? नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में माइनर। माइनर की सबसे पहले हमारे पास में डेफिनेशन क्या थी कि माइनर ऑफ एलिमेंट कैन बी ऑब्टेन बाय डिलीटिंग रो एंड कॉलम। कि जब भी हमें किसी भी डिटर्मिनेट का माइनर फाइंड करना हो तो माइनर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं? एक डिटर्मिनेट लिया। तो डिटर्मिनेट लेने के लिए a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3। जो भी हमें माइनर लेना है, a11 लेना है, a2 लेना, a12 लेना है, a13 लेना है, तो उसके हम क्या करते हैं? रो को एंड कॉलम को क्या कर देते हैं? डिलीट कर देते हैं। बाकी जो एलिमेंट बचते हैं हमारे पास में, शेष एलिमेंट जो होते हैं उनके आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास में इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय MIAJ, जहां हमारे पास में सभी को पता है कि I क्या होता है, J क्या होता है। फिर भी बता रहे हैं कि I हमारा क्या होता है? रो होता है, एंड J हमारे पास में क्या होता है? कॉलम होता है। लेकिन हमारे पास में जो हमारे पास में a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये हमारे पास में क्या है? एलिमेंट होते हैं। किसके? डिटर्मिनेंट ऑफ एलिमेंट। अब नेक्स्ट आया हमारे पास में वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेट, कि जो हमारे पास में डिटर्मिनेट की जो वैल्यू होती है उसे कैसे निकालते हैं? तो डेल इज इक्वल टू समेसन -1 की पावर i + j aij इंटू MIJ। ये हमारे पास में क्या हो गया? माइनर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हो गया। यही हमारे पास में क्या होता है? माइनर की वैल्यू इससे फाइंड हो जाती है। एक हमारे पास में डेल्टा, इससे क्या निकलेगा? डेल्टा की वैल्यू आती है a11 m11 माइनस, ये माइनस हमारे पास में किससे रिप्रेजेंट होता है? इससे रिप्रेजेंट होता है। जो हमारे पास में i + j का जो सम है, सपोज करते हैं -1 की पावर i + j जो होता है, यदि ये हमारे पास में कैसा है? ऑड है तो कैसा आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। और यदि ये हमारे पास में इवन है तो हमारे पास में कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये हमारे पास में i + j से ही हमारे पास में ये क्या होता है? -a11 m11 -a12 m12 और प्लस a13 m13। तो ये हमारे पास में क्या हो गया? ये पूरा बेसिक हो गया कि इसका माइनर का। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में क्या आता है? नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में कोफैक्टर। अब कोफैक्टर की जब हम बात करते हैं तो कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर में हमारे पास में कितना आ जाएगा? कोफैक्टर आ जाएगा, इससे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय CIJ। CIJ कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट CIJ। अब डेल इज इक्वल टू, इसमें क्या आता है? डेल इज इक्वल टू a11 c11। बट अब ये जो हमारे पास में माइनस था, यहाँ MIJ की जगह क्या लगाना है? CIJ। और यह हमारे पास में कैसा है? ऑड। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 3। 3 कैसा है? ऑड नंबर है, तो कैसा आ जाएगा? माइनस। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। a12 c12 प्लस a13 c13।
और जो इसकी अगर वैल्यू फाइंड करनी हो हमें कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेट तो डेल इज इक्वल टू जो आएगा वो हमारे पास में आ जाएगा समेसन ए आई जे इंटू सी आई जे। ये इसकी वैल्यू होती है, ये इसकी वैल्यू फाइंड करने का मेथड होता है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आते हैं, एक पॉइंट होता है कि यदि हम किसी रो की या कॉलम की बात करते हैं, इसमें एक एलिमेंट एक रिमार्क लेते हैं। रिमार्क जो है इसका मोस्टली पार्ट होता है एक कि इफ एलिमेंट ऑफ एनी रो हैज प्रोडक्ट with another rows corresponding factor of sum इज इक्वल टू 0। इसने क्या कहा है रिमार्क में, यदि हम किसी रो की किसी अनदर रो से प्रोडक्ट करके उसका सम करते हैं तो उसका सम कैसा आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जैसे एग्जांपल पे हमारे पास में कितना हो गया कि हम a11 c11 a12 c12 इसकी तो वैल्यू डेल्टा ही आ जाएगी, इसकी तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा आ जाएगी। यदि मैं इसकी का मल्टीपल किसी अनदर रो से करता हूं तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। जैसा हमारे पास में हो गया a11 c21 प्लस a12 c22 प्लस a13 c23। तो देखो पहले रो की सेकंड रो से हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये इसमें हमारे पास में सबसे मोस्टली पॉइंट था। अब एक नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें लेकर चलते हैं कि यदि d डैश इज अ डिटर्मिनेंट नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में कि इफ d डैश डिटर्मिनेंट d dash determinant obtained by cofactors then value of d dash is equal to d की पावर n-1। इसका मतलब ये हुआ कि जो n है वो बड़ा होना चाहिए 1 से। n क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बड़ा या बराबर होना चाहिए 1 से। जैसे सपोज करते हैं, एग्जांपल लेकर चलते हैं, हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, इसका एग्जांपल समझाते हैं कि हमारे पास में d हमारे पास में कितना हो गया, a11 a12 a13 a11 a21 a31 a12 a22 a32 a13 a32 a33 a23 और a33। अब इसका सबसे पहले हमारे पास में डी डैश कैसे फाइंड करते हैं, डी डैश होता है रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। या डी डैश हम एक लेकर चलते हैं, डी डैश इज इक्वल टू हमारे पास में c11 c12 c13 c21 c22 c23 c31 c32 एंड c33। अभी हमने क्या बताया था, डी डैश कैसा होना चाहिए हमारे पास में, डी डैश इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, डी की पावर n-1, जबकि n क्या होना चाहिए,
एन की वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ हमारे पास में क्या आएगा, डी डी डैश फाइंड करते हैं सबसे पहले, डी डी डैश डी फाइंड करते हैं। तो डी डी डैश कितना हो जाएगा हमारे पास में, तो C11 C12 C13 C21 C22 C23 एंड C13 सॉरी C31 C32 C33। डी हमारे पास में कितना आ गया, डी हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ A11 A12 A13 A21 A22 A23 एंड A31 A32 A33। जब हमारे पास में प्रोडक्ट के क्या होते हैं, 4 रूल होते हैं कि रो की रो में मल्टीप्लाई हो सकती है, रो की कॉलम में भी मल्टीप्लाई हो सकती है, कॉलम की रो में मल्टीप्लाई हो सकती है और कॉलम की कॉलम में मल्टीप्लाई हो सकती है। तो प्रोडक्ट के हमारे पास में क्या है, 4 रूल है। ये 4 रूल्स हैं हमारे पास में प्रोडक्ट के, 4 रूल ऑफ प्रोडक्ट के। तो हम इसमें क्या करते हैं, रो की रो में मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो इसकी और फर्स्ट रो इसकी। तो हमारे पास में एक पॉइंट था, यदि हमारे पास में अदर है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। और जब सेम करोगे A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा आ जाएगी। तो हम डेल्टा को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा को डी भी लिख सकते हैं, डेल्टा को डी भी लिख सकते हैं। तो जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो A11 C11 A12 C12 आ रहे हैं प्रोडक्ट, तो मतलब कि ये हमारे पास में डेल्टा आ जाएगा। जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कैसा हो जाएगा, 0। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कैसा हो जाएगा, 0। सेम इसी तरीके से इसमें करो, 0 डेल्टा 0 0 0 एंड डेल्टा, ये हमारे पास में आ गया। तो ये क्या आ गया, इस डी डैश को तो क्या लिख लिया हमने, डेल्टा, और इस डी को हमने ऐसे ही कर लिया डी डैश इजिकल टू, ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, डेल्टा के क्यूब। एक डेल्टा से डेल्टा कट गया तो डी डैश इजिकल टू हमारे पास में कितना आ गया, डेल्टा स्क्वायर। तो डेल्टा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, डी डैश इजिकल टू डी की पावर 3 - 1। तो इससे हमें क्या पता चला है कि n ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए 2 से, n ग्रेटर देन या इक्वल होना चाहिए 2 के। तो मतलब ये हमारे पास में प्रूफ हो गया, ये हमारे पास में क्या हो गया, प्रूफ कंडीशन आ गया हमारे पास में, हमने यह प्रूफ दैट कर दिया है।